हेलो एंड वेलकम टू आवर एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन जहां हम बात करेंगे कि हमारे इक्विटी मार्केट्स की दिशा आगे की तरफ कैसे रह सकती है, यानी कि आगे की दिशा कैसी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है। एक तरफ यूएस की इवॉल्विंग सिचुएशन है, ट्रेड टैरिफ वॉर के बारे में चर्चा हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। और अब जापान का एक नया सिनेरियो उभर के आ रहा है। ऐसे में बाजार की दिशा कैसी रह सकती है, कौन से सेक्टर्स है जो आउट परफॉर्म कर पाएंगे, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां से आपको कंप्लीटली दूर रहना चाहिए, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर अनमेश शर्मा, ही सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज एट एचडीएफसी सिक्योरिटीज। मिस्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपका जैसा पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल सिनेरियो से सर। एक तरफ यूएस है जहां पे ट्रम्प साहब के आने के बाद बहुत सारी अनिश्चितताएं बढ़ गई है। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी टैरिफ अनाउंस करते हैं, उसके बाद 90 डेज का एक पीरियड देते हैं। नेगोशिएशन अभी भी ऑन है। कुछ देशों के साथ उन्होंने अपना टैरिफ जो है वो तय कर दिया है। और वहां से जापान है जहां पे अब बॉन्ड डील जो है वो रिकॉर्ड हाई पे चली गई है। और येन कैरी ट्रेड को लेके अब एक बार फिर जो है कंसर्न उभरने लगे हैं इस ग्लोबल सिनेरियो में, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑलरेडी देयर, वी ऑलरेडी फॉट अ वॉर पाकिस्तान के साथ। अ, आप इक्विटी मार्केट्स को कैसा देखते हैं? हाउ इज इंडिया प्लेस्ड अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स एंड द एंटायर दिस सिनेरियो? तो नहीं, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। एक्चुअली कैसा है कि दिस इज लाइक द बिलियन ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन रादर इन द मार्केट इस समय। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आई थिंक जब से मिस्टर ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं, द जी। रियलिटी इज दैट वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू बी हाई। अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड मार्केट में भी दिख रहा है, इक्विटी मार्केट में भी दिख रहा है। और एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो नॉर्मली ऐसे टाइम पे ऊपर जाता है, विच इज गोल्ड। वो भी ऊपर जा रहा है, और आप क्रॉस करेंसी में भी देखेंगे कि काफी वॉलेटिलिटी। तो ये तो नई रियलिटी है, एंड आई थिंक जब तक अब अगले 4 साल के लिए तो हमको ये अज्यूम करके चलना चाहिए कि यही रियलिटी रहेगी। विद इन ओके। दिस जो दो चीज हाउएवर हो रही हैं जो इंक्रीमेंटली, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये यूएस की बात है। एक ये है कि इंक्रीमेंटली सारा न्यूज फ्लो इंप्रूव हो रहा है। तो जैसे कल वो वो जो बजट पास हुआ है फॉर एग्जांपल, या जी। जी। जो वाइल एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 150% टैक्स थे, सबको पता था पोस्चरिंग है, बट नाउ दैट सीम्स टू बी सेटलिंग डाउन टू अ नंबर। करेक्ट। एंड ऑन द वॉर फ्रंट ऑल्सो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो स्कर्मिश हुआ, उसके बाद भी देयर इज जनरली नाउ इट ऐसा लग रहा है कि इंक्रीमेंटली न्यूज खराब नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस समय जो फियर है मार्केट में, विच में एक्चुअली बी अ गुड थिंग, इज द फैक्ट दैट अगर आप पिछले 2-3 दिन से अमेरिकन बॉन्ड मार्केट को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज जी। आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रहा है उनके नए बॉन्ड इशुएंस में। तो द पॉइंट इज दैट जब तक ये मैटर सेटल नहीं होगा, वॉलेटिलिटी विल रिमेन हाई। आई थिंक ओके। वो उतना हाई नहीं होगी जितना पहले थी, बिकॉज पहले बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। अनसर्टेनिटी स्टिल जी। देयर, इट्स बेटर। Now, as far as Japan and US both are concerned, if you see, the bonds have gone up, but they are for very different reasons. एक क्या है कि एक तरफ अनसर्टेनिटी है जिसके वजह से ये बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं है, और ओके। दूसरा और क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं ग्लोबली वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने होल्डिंग्स। वी बिलीव, ये डेटा अभी नहीं है हाथ में, लेकिन प्रोबेबली यही निकलेगा कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं यूएस डॉलर से बाहर और गोल्ड में। जापान में बहुत सालों के बाद फाइनली देयर इज बीन सम काइंड ऑफ रिवाइवल, एंड उसके वजह से करेक्ट। इन्फ्लेशन है। These are two different things. बट होता क्या है कि जब ग्लोबली बॉन्ड प्राइसेस गो अप, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम द रिक्वायर्ड रेट जो इक्विटी का होगा वो भी उतना ज्यादा ऊपर चला जाता है। एंड उसी की वजह से आप देखेंगे कि ग्लोबली बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। जनरली इंडिया सेपरेट है, लेकिन इन जनरल थोड़ा सा उसमें बायस थोड़ा सा डाउन साइड पे था अभी तक। ओके। सर, आगे का रास्ता आपको क्या लगता है इंडियन इक्विटीज का? जिस तरह से हमने एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में देखी, फ्रॉम द मार्च लोज वी हैव बाउंस बैक टू 25,000 लेवल्स ऑन निफ्टी वंस अगेन। क्या आपको लगता है कि द वर्स्ट इज नाउ इन द प्राइस? आपको लगता है इसी दायरे के बीच में यहीं पे कहीं कंसोलिडेशन कुछ और समय जो है मार्केट बिताएगा? तो देखिए, अभी कैसा है कि FY26 पे देख रहे हैं लोग मार्केट को इस समय। वो करीब FY26 का जो EPS एस्टिमेट है करीब 1170 रुपए के आसपास है।
जिसका मतलब है कि ये मार्केट इस समय 21-22 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू कहाँ जहाँ पे यूएस है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपनी हिस्ट्री से करीब 5-7-10% के प्रीमियम पे है। अराउंड 20 के आसपास होता है 10 साल का हिस्ट्री। पहले तो जी। मार्केट यूज्ड टू बी, अगर आप 25-30 साल का बनाएंगे तो फिर तो 16-17 टाइम ही है एवरेज, लेकिन अगर करेक्ट। हम रिसेंट हिस्ट्री देखेंगे तो उससे थोड़ा प्रीमियम पे है। इज इट सो ओवर वैल्यूड के कोई रीजन है कि वो गिर जाए? ऐसा कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है विच इज फ्लोज। अब क्या हुआ है कि बिकॉज द इंडियन करेंसी हैज स्टॉप डिप्रिशिएटिंग, वो क्या रहा है कि यूएस डॉलर को डिप्रिशिएट करना चाहता है उनका गवर्नमेंट, एंड जी। एट द सेम पॉइंट इन टाइम इतनी अनसर्टेनिटी है, तो और जो बॉन्ड मार्केट में हुआ उससे क्या हो रहा है कि देयर इज अ नेगेटिव बायस ऑन द यूएस डॉलर, तो ओके। इंडियन करेंसी स्टेबल है। और होता क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो यूजुअली इंडियन करेंसी को ट्रेड वेटेड बेसिस पे नहीं देखते हैं, वो इस बेसिस पे देखते हैं कि वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड कहाँ कर रहा है, क्योंकि मोस्ट जी। इन्वेस्टर्स आर हेजिंग देयर इंडिया एक्सपोजर इन यूएस डॉलर वर्सेस इंडिया। तो जी। उसमें क्या हुआ है, स्टेबलाइज हो गई है ना, तो सडनली इंडिया बिकम अ लिटिल बिट मोर अट्रैक्टिव टू एफपीआईज, बिकॉज वो जो ओके। नॉर्मली 4-5% का वो जो मूव आया 83 से 88 तक, एक टाइम पे 87-50 तक, फिर अभी स्टेबलाइज हुआ है, तो ऐसा बहुत बड़ा बायस नहीं है नेगेटिविटी का, तो एफपीआई सेलिंग बंद हुई है और इनफैक्ट बाइंग शुरू हुई है। एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम इस समय इंडियन म्यूचुअल फंड्स आर सिटिंग एट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ कैश। 7 से 8% उनमें कैश है, जनरली में हमने देखा है ऑब्जर्व ओवर द साइकिल 5% से ऊपर नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर 3-4% तक जाता है तो 1 लाख करोड़ की और बाइंग तो फेयरली शॉर्ट टर्म में आ सकती है। एंड बहुत ही क्लियर व्यू है, आप ग्लोबली देखिए, इंडिया में तो डेफिनेटली होता है, हर बार मार्केट डिप करता है, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के, यू नो, दिस इज जी। अ साइन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द मार्केट्स आल्सो कि दे आर बाइंग द डिप। हम्म। इस साल दो बड़े टाइम मार्केट गिरा, एंड बोथ टाइम्स 22,000 पे वो निफ्टी पे वो बाउंस हुआ है। हमको जी। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ये 22,000 ब्रीच नहीं करेगा। अभी ओके। 24,800 है शायद मार्केट, तो अगर आप उस जी। पर्सपेक्टिव से देखें तो ट्रेडिंग रेंज के अंदर हो सकता है 5-7% डाउनसाइड हो, लेकिन हम्म। क्या ये मार्केट अब यहां से बहुत जोर से गिर सकता है? तो हमारा हम्म। एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम्म। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है, यू नो, फिस्कल डेफिसिट है, आप हम्म। हमारी यू नो अक्रॉस द बोर्ड, ऑयल है अनदर बिग हम्म। फैक्टर जहां पे कोई बड़ा स्पाइक नहीं करेक्ट। है, हम्म। इनफैक्ट वो उस पर नेगेटिव बायस है अगेन। ऐसा लगता हम्म। है कि इंडियन मैक्रो काफी स्ट्रांग है, तो हम्म। वैल्यूएशन अगर छोड़ दें तो उसके अलावा ऐसा कोई बड़ा कंसर्न है नहीं इंडियन मार्केट में। हम्म। एंड वन लास्ट थिंग इज, इफ यू सी फ्रॉम द 12 मंथ्स पर्सपेक्टिव, क्या होगा एज वी अप्रोच दिवाली, तो हम्म। जो इन्वेस्टर है वो FY 27 को देखने लगेंगे। तो हम्म। हमारा व्यू ये है कि बेयर मिनिमम वो 12-13% ग्रोथ आनी चाहिए ओवर दिस FY 26 नंबर, तो उस ओके। पे अगर आप देखेंगे तो 20 टाइम के नीचे है मल्टीपल। तो करेक्ट। होगा क्या कि अगर कंसोलिडेट हुआ भी तो दिवाली टाइम के हम्म। आसपास, अराउंड बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, फिस्कल ईयर में, हम्म। पीपल हम्म। स्टार्ट लुकिंग ऑन, एंड इवन इफ द मार्केट डज नथिंग तो फिर 19 टाइम्स है, तो वुड यू ओके। स्टार्ट, यू नो, सम इन्वेस्टर्स विल थिंक कि मैं अभी से बाइंग शुरू कर देता हूं। तो मुझको हम्म। ऐसा लगता है कि ये साल तो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं आएगा, बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ इज फाइनली ओनली लेस देन टीन्स, बट एट द हम्म। सेम टाइम कोई बड़ा करेक्शन भी नहीं आना चाहिए यहाँ से। आपने अर्निंग्स की बात की सर, तो मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी, जो हमने FY 25 की अर्निंग्स देखी, मॉडरेशन हमने क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब आपको FY 26 के फर्स्ट सेकंड क्वार्टर से क्या उम्मीद है? सो जब साल शुरू हुआ था तो जनरली अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेट इस साल का करीब 15-16% था, इनफैक्ट उसके पहले और हम्म। ज्यादा होता था। पर हम्म। ये एक फेयरली कॉमन फिनोमिनन है इंडिया में कि 1.5 साल आगे की अर्निंग्स जनरली थोड़ा थोड़ा करके नीचे आती हैं, करेक्ट। और वो इस साल भी हुआ है। द हम्म। ओनली थिंग आई विल से इज दैट नॉर्मली क्या होता है कि जब 16 से 12 आता है, जब वो अर्निंग्स, हम्म। वर्किंग विद दैट अजम्पशन, तो हम्म। नॉर्मली 1-8% का कट आता है हर क्वार्टर में ना। अगर आप हम्म। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, अभी यू नो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो हो ही चुके हैं, हम्म। आप क्या नोटिस करेंगे कि 3.5-4% का ऑलरेडी कट हो चुका है अर्निंग्स में, हम्म। एटलीस्ट हमारे कवरेज यूनिवर्स में, तो काफी रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत बड़ा डाउनसाइड यहाँ से अर्निंग्स पे दिख नहीं रहा है। जो बड़े कट्स आने थे ग्लोबल स्लोडाउन के आईटी में फॉर एग्जांपल, या जो क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुआ है तो उसकी वजह से बैंक्स के ये सारे नंबर्स कट चुके ओके। हैं। द ओनली इम्पॉन्डरेबल इज व्हाट हैपेंस टू रिसोर्सेज, लेकिन क्या होता है, वो तो ग्लोबल फिनोमिनल, लेकिन वहां पे
ऐसा कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं निफ्टी में कि हमको बहुत बड़ा कंसर्न हो। तो अब क्या है, ऑलरेडी एटलीस्ट हमारे नंबर्स पे और स्ट्रीट के नंबर्स पे FY26 का ग्रोथ नंबर करीब 12% हो चुका है। अगर नॉमिनल, अगर आप टॉप डाउन भी देखें और नॉमिनल जीडीपी का मल्टीप्लायर लगाएं या आप अर्निंग्स को देखेंगे, तो 1-8% से ज्यादा का डाउनसाइड इस समय एज वी स्टैंड दिख नहीं रहा है। Okay. So from that perspective, what will happen is that we have a fairly rock solid number for FY26. So on earnings, on the Nifty और aggregate level बड़ा stress नहीं है। Okay. स्मॉल मिड कैप में however क्या हुआ है कि बहुत सारा फ्रॉड्स बिल्ट हो गया था। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा जब स्टॉक्स बहुत चल जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, तो फिर अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी ऊपर जाते हैं। मैंने देखा है कि द कट्स आर लार्जर देयर स्टॉक स्पेसिफिक। वो फिनोमिनन हो सकता है कंटिन्यू हो इवन थ्रू द दिवाली क्वार्टर ऑल्सो। तो 2 क्वार्टर और ये चल सकता है कि कुछ अर्निंग्स कट है, लेकिन एग्रीगेट लेवल पे इतना स्ट्रेस नहीं है अर्निंग्स पे। तो इस समय क्या करना चाहिए? स्टे विद लार्ज कैप्स, और या फिर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज है? बिकॉज एक बार फिर जो लोगों का रिटेल पार्टिसिपेशन, जो काफी म्यूचुअल फंड्स की आपने बात ही की कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो सब रिटेल इज नॉट शाइंग ऑफ दिस टाइम, और वो SIPs कंटिन्यू कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनका एक बार फिर से जो रुझान है या फिर से जो इंटरेस्ट है वो स्मिड्स की तरफ जा रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप्स। सो आपको लगता है कि ये एक सही स्ट्रेटेजी है, या फिर आपको लगता है कि वी शुड स्टिक टू लार्ज कैप्स, राइट, अभी तक जब तक थिंग्स डोंट सेटल? नहीं, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि SIP एक्चुअली हैव नॉट कंटिन्यूड एट द सेम पेस। अगर आप डेटा देखेंगे तो काफी, इनफैक्ट हमारा फरवरी में प्रेडिक्शन था कि एक बार साल खत्म हो जाता है। सी क्या होता है कि सब लोग थोड़ा परसिस्ट करते हैं जब नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं, उसके बाद दे टेक अ कॉल कि SIP बंद करना है या नहीं करना है। एंड देन फिर क्या होता है कि ये जो हमारे बैंक के RMs वगैरह होते हैं वो भी पुश करते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर एंड के पहले मत करो ये सब। तो वो क्या होता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी होता है SIP का एक। अप्रैल में एक्चुअली दैट इज प्लेड आउट। एक्चुअली SIPs में एक नेगेटिव नंबर बड़ा आया है, लेकिन सो नेट नंबर जितने ऐड हुए उससे ज्यादा कम हुए हैं। लेकिन कम होता है। इज इट अ वेरी बिग कंसर्न? आंसर इज इतना बड़ा कट नहीं आया है, तो देखते हैं उसको। सो रिटेल एंड क्या हो रहा है कि अगर आप थोड़ा होल्डिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो आपने देखा है कि थोड़ा सा मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ वो फ्लो, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड स्कीम्स या जो स्टॉक्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें एक फ्लो का डिफरेंस आया है। तो देयर हैज बीन एन एडजस्टमेंट टू दैट। लेकिन ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया देयर इज वन फिनोमिनन विच इज दैट लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि, खैर डेमोग्राफिक भी ऐसा है, हमारा यंग पॉपुलेशन है, कि हम लंबा कॉल लेंगे इस पे मार्केट पे। तो वो एडिशन आ रहा है अभी भी, तो SIP चालू रहेंगे। व्हाट डू वी सजेस्ट? अगर आपके SIP चल रहे हैं तो उसको कुछ मत कीजिए, ओके। बिकॉज वी वर्क विद द अजम्पशन के SIP एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए किया है आपने। तो इवन स्मॉल मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, तो यू हैव टू, बिकॉज उससे एक बड़ा फायदा यह आएगा कि आप फॉल के बाद फिर आप अगर और गिर भी गया थोड़ा सा, तो आप वो एवरेज का बेनिफिट जो है वो आपका चला जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप उसको परसिस्ट करें। स्ट्रैटेजी करेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में CAGR बेसिस पे अर्निंग्स 6% GDP ग्रोथ, 4% इन्फ्लेशन एंड 12% अर्निंग्स ग्रोथ इज समथिंग वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आ जाएगा। किसी साल वो 14 हो सकता है, किसी साल 10 हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली 12% आएगा। तो 12 to 13 15%, एंड यू आर एंटरिंग अ मार्केट विच इज ओनली 5-7% मोर एक्सपेंसिव। तो ऐसा नहीं है कि 25 टाइम्स पे है तो 30-40% आपका गिर जाएगा मार्केट, तो उसके वजह से कुछ होगा, वो भी नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको कंपाउंडिंग अर्निंग्स में, अगर इफ यू आर ओके विद मार्केट रिटर्न्स ऑफ अराउंड 12-13%, which I think should be fine because inflation GDP also is adjusted to that, then we believe कि SIP को तो आपको नहीं टच करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा टैक्टिकली खेलना है तो थोड़े टाइम के लिए आपके पोर्टफोलियो में you could go to large caps and kind of play out, especially consumer discretionary and domestic industrials हैं। You can also do some cash equivalents like कोई InvIT या REITs हैं, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन फिर वो आपको फिर टैक्टिकली करेक्ट टाइम पे मूव करने का टाइमिंग थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है कि कब होगा। एंड वी बिलीव कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ये बॉयंसी वापस आना चाहिए। तो और द ओनली थिंग आई विल से इज कि अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस समय, बोनसेस होते हैं, ये सारे रीजंस होते हैं ईयर एंड पे, या आपका कुछ आया है कैपिटल, या कोई चीज आपने बेची है और उसके वजह से है,
तो मुझको ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो का करीब 5-7% जस्ट लाइक द म्यूचुअल फंड आपका कैश में होना चाहिए, ओके। बिकॉज अगर डिसलोकेशन होता है, बिकॉज ये मार्केट अभी 24,800 पे है, नथिंग इज स्टॉपिंग इट टू गो बैक टू 22,500। तो आपको ओके। कई सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं टू ऐड टू योर पोजीशन, तो ओके। आप ना उसको स्टैगर कर सकते हैं। तो एज ऑफ राइट नाउ अगर एट दिस पॉइंट इन टाइम देखें तो आर पोर्टफोलियो हैज a large cap bias, a bias towards consumer discretionary, ओके। bias towards domestic industrial जहां पे गवर्नमेंट कैपेक्स हो रहा है, जो हमारा बड़ा थीम है इस साल के लिए, and away from more global sectors like global pharma, so ओके। domestic over global, and then IT में हमारा थोड़ा underweight है। लेकिन अगर आप SIP या म्यूचुअल फंड रूट से जा रहे हैं तो आई थिंक आप स्टैगर करके अपना स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखिए इस समय। तो डिफेंस एक सेक्टर रहा है जिसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, करेक्शन भी बड़ी अच्छी सी हुई थी, उसके बाद एक रिकवरी भी बहुत अच्छी आई है, और ये माना जा रहा है कि द नेक्स्ट 10 years बिलोंग टू द डिफेंस स्पेस। डू यू बिलीव सो? ओके, सो सी इसमें दो 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 पार्ट्स हैं, एक है कि डिफेंस का क्या और दूसरा है कि डिफेंस स्टॉक्स का क्या, बिकॉज दीज आर टू जी। डिफरेंट थिंग्स। सो डिफेंस इज लास्ट ईयर जब डिफेंस चल रहा था तो वो ग्लोबल फैक्टर्स भी थे उसमें, क्योंकि क्या हो रहा था कि बिकॉज जब से वो मिडल ईस्ट के प्रॉब्लम्स हुए और फिर रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, तब से ये ग्लोबली जी। चल रहा था कि डिफेंस स्पेंड विल गो अप। ऑनेस्टली इंडिया वाज नॉट अ प्लेयर इन दैट, बिकॉज ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है नहीं यहाँ पे। जी। लेकिन क्या हुआ था कि वो बिकॉज वो थीमेटिकली इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो वो सोचते हैं कि अरे चलो यहाँ पे। एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट टू वेरी बिग थिंग्स हैव हैपेंड। वन इज दैट वो जो इंडिया और पाकिस्तान का इंसिडेंट हुआ जी। की वजह से ऑफ कोर्स इट हैज कम बैक टू फोकस, इंडिजनाइजेशन हैज कम बैक इन अ बिग वे। स्पेशली करेक्ट। आपने देखा कि जो प्रेस है और जो कवरेज है ग्लोबल एज वेल एज इंडियन मीडिया में अबाउट थिंग्स विच वर डेवलप्ड और को डेवलप्ड इन इंडिया, जैसे आकाश है या आकाश तीर था या ब्रह्मोस। ब्रह्मोस है, बहुत सारी या रेडार्स थे, जो कई सारी चीजें जो हैं वो इंडिजिनस हैं। तो अब ये व्यू बन रहा है कि कन्विक्शन बढ़ेगा इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक काइंड ऑफ इंडिजनाइजेशन ऑफ द डिफेंस फोर्स। द ओके। अदर इज दैट सिंस यू आपका क्वेश्चन 10 साल का है, I personally believe that India will become a very big exporter of defense equipment in that time frame. ओके। ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा, आई थिंक हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है ये इस समय, करेक्ट। क्योंकि एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स को बीट किया है सम ऑफ दीज इंडियन इक्विपमेंट। नाउ द प्रॉब्लम हाउएवर इज नॉट वेरी इजी टू प्ले दिस, बिकॉज जैसे अब कोई शिपयार्ड है या ऐसे टाइप की कंपनीज हैं, वो सब इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो क्या वो ग्रो होंगी? आंसर इज यस, बट शुड यू बाय दैट एट 50-60 टाइम्स अर्निंग्स? तो वी डोंट कवर दी स्टॉक्स बट इट डजंट फील राइट। करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे जो कंपनीज हैं अनलिस्टेड में भी बहुत सारे हमारे अपॉर्चुनिटीज देखता हूं मैं, हमारे रिटेल जी। साइड पे। मैं तो इंस्टीट्यूशनल हूँ, लेकिन रिटेल साइड पे ये लोग दिखाते हैं, या जो इंडियन कंपनीज हैं उनमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन आप पूरा मत लीजिए, आई वुड से कि ये सारे सेक्टर जैसे पिछली बार जोमेटो टाइप होता था, पता नहीं होता था कि इनको इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आप 1/3 पोजीशन बिल्ड करके बैठ जाइए, फिर हर जी। बार थोड़ा ऊपर जाएगा, कन्विक्शन बढ़ता जाएगा, आप लेते जाइए, कभी नीचे आ गया तो और ऐसे करके बिल्ड कीजिए पोजीशन। डोंट देयर जी। नो ऑब्वियस रीजन कि आपको लमसम आज ही खरीदना है स्पेस। तो ये बताइए कि डॉलर कहाँ जाते देखते हैं आप? अभी तो 100 के नीचे आ चुका है डॉलर इंडेक्स। कैन वी सी इट एट 90 आल्सो, बिकॉज सम ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट लेवल ऑफ 90 फॉर डॉलर, एंड इफ दैट हैपेंस, या सॉरी रुपी सॉरी का क्या हाल होगा? No, that is जी। very, very, very. Look, I don't look. First, I can only comment जितना मुझे पता है, जी। because dollar is a very, very complex animal. But या। at the same point in time, I will try to explain to you what I think will happen. $100 के जब अगर नीचे गया, तो एक तो साइकोलॉजिकल जब लिमिट वो ब्रेक होगा, तो जी। हाउ थिंग्स विल रिएक्ट वी डोंट नो. See, there are two, I would say, major factors driving this. एक तो ये है कि uncertainty about the fact that I'm sorry, my phone's ringing. Sorry, just give me a second. या।
Sorry, almost nobody calls me on my landline. पता नहीं वो कैसे बच रहा अच्छा, है. Can I continue चलो my आप answer or I have to start all over again? no, please continue your answer. Yeah. Yeah, so on the dollar what happens is कि वहां पे दो बड़े फैक्टर हैं. एक तो ये है कि हाउ इज द डॉलर बीइंग, सो डॉलर की डिमांड क्या है. नाउ बहुत प्रेस है कि यू नो डॉलर इज लूजिंग इट्स प्रीमियम स्टेटस. वो सब आई थिंक इज लाइक जनरेशंस में होता है वो, तो इतना ऐसा कोई अलार्म नहीं है. लेकिन इंक्रीमेंटली सेंट्रल बैंक्स जो हैं या जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड जो है उसमें शिफ्ट अवे हो रहा है डॉलर से. ये फैक्ट है, ये बहुत छोटा फैक्टर है. लेकिन सेकेंड इज द दैट अमेरिका की पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे दो चीजें हो रही हैं. एक है अनसर्टेनिटी अबाउट द लोकल इकोनॉमी, बिकॉज वो नंबर्स इतने और वो इतना फास्ट चेंज होता है सिनेरियो कि लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है इस समय. एंड द अदर इज दैट द यूएस वांट्स टू डेप्रिशिएट द करेंसी बिकॉज वो एक्सपोर्ट सेक्टर को हेल्प करना चाहते हैं. लेकिन होता क्या है कि जितना वो मूव हो चुका है, आई थिंक पीक वाज 115 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड वहां से 100 आया है, तो वो पूरा का पूरा ग्लोबली है ना वो टर्मोइल क्रिएट कर रहा है. इनफैक्ट एक्चुअली इट मे हैव वर्कड वेल फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया. लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम क्या होगा कि स्लोली अगर वो और अगर डेप्रिशिएट होता गया तो लॉट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रीज मच मोर देन इंडिया एक्चुअली, बिकॉज फॉर अस इट इज नॉट सच अ बिग थिंग, बट स्टिल what will start to happen is कि we'll have to see कि हम कैसे react करते हैं उसको. How do we depreciate? How does the RBI intervene? How much do they suck up the liquidity? ये सब देखना पड़ेगा. Broadly मुझको लगता है कि जो सबसे fast pace था depreciation का in the dollar, to a large extent it feels like it's over. Because see, they also want one orderly movement of the currency, and the other is that क्या हो रहा है कि ये जो एक्सपोर्ट हेल्प करता है वो स्टोरी काफी लॉन्ग टाइम में प्ले आउट होती है, बिकॉज उसका कैपेक्स होगा, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा, उसके बाद लोग लेंगे, वो सेल होती है. तो मुझको ऐसा लगता है कि इट विल बिकम अ लॉट मोर ऑर्डरली. कैन इट गो टू 90? आंसर इज इट कुड गो टू 90, लेकिन मुझको लगता है अगर वो उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इट विल हैपन वेरी वेरी ग्रेजुअली रादर देन द पेस एट व्हिच यू हैव जिस पेस पे वो मूव हुआ है. और अनसर्टेनिटी भी इंक्रीमेंटली, बस मैं पहले भी कह रहा था कि अनसर्टेनिटी भी कम हो रही है वैसे. तो क्या होता है कि करेंसी इतना मूव होगा और बॉन्ड मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया है, तो मुझको लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इवन जिस पेस पे चेंजेस कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, वो भी शायद थोड़ा सा कम हो जाए. दिख रहा है कि ये फाइनेंशियल मार्केट डील नहीं कर पा रहा है इसके साथ. सर, एसेट एलोकेशन में गोल्ड का आपके एसेट एलोकेशन में कितना भी एक्सपोजर है, या फिर आपको लगता है कि गोल्ड में जितनी मोमेंटम आना था वो आ चुका है, या यहाँ से भी आप ऊपर देखते हैं गोल्ड को? नहीं, सो गोल्ड स्ट्रक्चरली आई थिंक अभी भी बुल मार्केट में ही है, बिकॉज ये एज आई सेड अनसर्टेनिटी कम हुई है लेकिन जीरो नहीं हुई है, और यार नॉर्मलाइज तो नहीं हुआ है. और दूसरा लिक्विडिटी काफी है मार्केट में, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ सपोर्टिंग. अगर आप देखेंगे कि ये क्या हुआ है कि एक तो क्या होता है कि अगर समझिए हाइपोथेटिकली कल सुबह हम उठे एंड एवरीथिंग गेट रिवर्स्ड एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन. लेट्स अज्यूम, ओके, हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि कल सुबह हम उठते हैं एंड मिस्टर ट्रम्प बोलते हैं जो भी मैंने बोला सब रिवर्स कर दो एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन, द वॉर नेवर हैपेंड एंड ऑल ऑफ दैट. बट वो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट माइंड में है जी. So the fact that it reverses that quickly also will lead to more uncertainty, because now you don't know कहाँ जाएगा. करेक्ट. तो ये जनरली ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है वो सेंट्रल बैंक्स और इंडिविजुअल्स के लिए इट इज ऑलवेज प्रो गोल्ड. एंड सो अगर मैं, और इनफैक्ट क्या हुआ है कि अगर आप रशिया वॉर जब से स्टार्ट हुई है तब से अगर आप देखेंगे तो इतने सारे इवेंट्स हो गए हैं कि कहीं ना कहीं अब हमको सबको लगने लगा है कि एक वेरी रियल एसेट एलोकेशन टू गोल्ड होना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट इन दीस टाइप्स ऑफ टाइम्स यू हैव समथिंग टू डील विद. अब वो कोविड की न्यूज़ फिर से एंड ऑल ऑफ दैट, वी नो इट्स नॉट अ सीरियस, बट स्टिल. So I think structurally, should 10% of all portfolios be in gold? Probably yes. Now in the short term it could be a little more. लेकिन is there going to be easy money made in gold? जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है गोल्ड का वो शायद हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग. लेकिन at the same point in time, from a risk perspective, you should have some gold in it. I would not sell it. If you have gold, I would not sell it. Basically, I would just keep holding on. Okay. One last question, sir. आप जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है in the month of June, what is expected? Another rate cut? But at the same point in time, again, point यही है कि
given कि डेटा इतना जल्दी इवॉल्व हो रहा है, इतना फास्ट मूव हो रहा है जी। लेकिन सो इन्फ्लेशन साइड पे उतना कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो डेटा इतना फास्ट मूव हो रहा है कि एकदम जून सीम्स लाइक अ फार, जबकि 7 दिन बाद जून हो जाएगा, 8 दिन बाद, जी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत दूर है। तो इट लुक्स लाइक यस, बट देन आई थिंक थोड़ा सा ये डेटा डिपेंडेंट हो जाएगा कि कैसे प्ले आउट होता है सारा। एट दिस जी पॉइंट इन टाइम इट लुक्स लाइक 2 या 3 कट इस साल तो हो सकते हैं। जी। अनिवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू फॉर